जय श्री राम दोस्तों। बाल विकास की एमसीक्यू क्लास का ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा हो तो आप चे, चैनल पे जाकर देख सकते हैं, या फिर इस प्ले लिस्ट का जो फर्स्ट वीडियो है ये उसी का पार्ट सेकंड है। तो जी इससे पहले मैंने 10 क्वेश्चन ऑलरेडी सोल्व करवा दिए हैं। तो ये 11वां क्वेश्चन है। उस अगर आपको और 10 क्वेश्चन देखना तो आप मेरी पुरानी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो आज क्वेश्चन शुरू करते हैं, 11वां क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सी नैतिक विकास की अवस्था कोलबर्ग द्वारा प्रदत्त परंपरागत स्तर के अंतर्गत आता है। यानी कोलबर्ग ने जो परंपरागत इस जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसके अंदर उन्होंने ये स्तर बताए थे, पूर्व परंपरागत, परंपरागत, फिर उत्तर परंपरागत। तो इसके अंदर जो कौन सी अवस्था थी जिसके अंदर परंपरागत स्तर के अंतर्गत आता है, तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। आत्म केंद्रीय निर्णय, परस्पर एक रूप अभिमुख, दंड एवं आज्ञापालन अभिमुक्ति, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुख। इसमें जो अवस्थाएं होती है, जो कोलबर्ग ने 3 अवस्थाएं बताई थी, वो बताई थी पूर्व परंपरागत, दूसरी बताई थी परंपरागत, तीसरी बताई थी उत्तर परंपरागत। तो पूर्व परंपरागत अवस्था है, जो इसका समयकाल था वो था 4 से 10 वर्ष के लगभग का समयकाल था इसका। 4 से 10 का समयकाल था इसका, 4 से 10। और दूसरे का समयकाल था 10 से 13, और इसका था 13 से प्लस। तो जीरो जीरो से या 4 से 10 वर्ष तक का जो समयकाल है वो पूर्व परंपरागत का अंतर्गत आता है, जिसमें जो बालक होता है वो जो नैतिक नियमों का पालन करता है वो करता है आज्ञा से, दंड मिलने की वजह से। तो ये तो होता है पूर्व परंपरागत के अंतर्गत। यानी कि जैसे कि बालक को अगर आप दंड दोगे तो वो आज्ञा का पालन करेगा, उसकी प्रशंसा करोगे तो आज्ञा का पालन करेगा। प्रशंसा खैर वो कन्वेंशनल स्टेज के अंतर्गत आ जाती है, यानी कि परंपरागत के अंतर्गत आ जाती है। सार्वभौमिक नैतिक से अभिमुक्ति, ये अभिमुक्त नहीं, अभिमुक्तता है। तो ये आते हैं उत्तर परंपरागत अवस्था में, यानी कि जब बालक 13 वर्ष से अधिक हो जाता है, लगभग 15-16 के समथिंग हो जाता है, उस टाइम पर उसमें जो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की अभिमुक्ता आ जाती है। यानी कि वो ये समझ जाता है कि सभी जगह सभी के साथ जो नैतिक मूल्य है, जो नैतिक नियम है, उनका पालन करना है। तो ये आता है उत्तर परंपरागत में। ये परंपरागत में। और परस्पर एक रूप अभिमुक्ता, ये जो लक्षण होता है ये आता है, ये होता है परंपरागत अवस्था में, परंपरागत में। और ये जो आत्म केंद्रित निर्णय होता है, यानी कि इसका मतलब है कि जो निर्णय होता है वो स्वयं लेना पसंद करते हैं। आत्म केंद्रित निर्णय, यानी कि आत्म केंद्रित निर्णय का मतलब होता है कि अपनी आवश्यकताओं के जो प्रति वो सचेत होगा और दूसरों के जो अधिकार होगा उनको समझेगा, और जो व्यवहार वही करेगा जिसमें उसका हित होगा। तो यानी कि आत्म केंद्रित, यानी कि वो खुद के बारे में सोचेगा। तो खुद के बारे में बच्चा कब सोचता है, जब वो छोटा होता है। जैसे कि अगर आप किसी जगह एक छोटे बच्चे को ले जाओ जो लगभग 7-8 साल का है, कहीं परिवार में या फिर कहीं रिश्तेदारी में जाओ, तो जाते से मान लो कि उसके सामने 2 गिलास के जूस लाए। एक गिलास का जूस कुछ इस तरह का है और एक गिलास का जूस कुछ इस तरह का है। दोनों में जूस सेम ही है, बस उनका साइज़ अलग अलग था। तो जो बालक होगा वो ये सोचेगा कि मैं ये वाला जूस पीऊँ क्योंकि इसमें ज़्यादा है, उसमें मेरा हित है। तो इसलिए जो होता है वो आत्म केंद्रित होता है। यानी कि इसका राइट आंसर होगा परस्पर एक रूप अभिमुखता। इसका शायद मेरे को देखना पड़ेगा, मेरे को उसमें कुछ थोड़ा डाउट सा लग रहा है, लेकिन अभी के लिए मैं इसका ये वाला राइट आंसर मानूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। वृद्धि परिवर्तन को कहते हैं गुणात्मक, मात्रात्मक, गुणात्मक प्लस मात्रात्मक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। जैसे वृद्धि होती है, आपने वृद्धि और विकास वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि वृद्धि मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोथ। ग्रोथ यानी कि बॉडी किस रेशो से बढ़ रही है, उसका विकास हो रहा है, बॉडी बड़ी हो रही है, वजन बढ़ रहा है, हाथ पैर बड़े हो रहे हैं, लंबाई बढ़ रही है। तो जो वृद्धि होती है ये होती है गुणात्मक मात्रात्मक, या गुणात्मक मात्रात्मक दोनों। ये होती है मात्रात्मक, यानी कि इसकी मात्रा अपन नाप सकते हैं और इसका कोई गुण नहीं होता, ये मात्रात्मक होती है। और जो विकास होता है वो गुणात्मक प्लस मात्रात्मक दोनों, ये विकास होता है। सॉरी, ये विकास होता है। और ये नहीं, ये मात्रात्मक, ये वृद्धि होती है।
यानी कि इसका मापन संभव है, इसको अपन माप सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा मात्रात्मक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी 12 देख लेते, क्वेश्चन नंबर 13। साइको का अर्थ है विज्ञान, व्यवहार, आत्मा, अध्ययन। जब आपने साइकोलॉजी फर्स्ट बार में पढ़ी होगी तो एक वैज्ञानिक का नाम आया होगा जिसमें उन्होंने एक बुक लिखी थी साइकोलॉजिया। साइकोलॉजी बुक लिखी थी जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया था कि जो साइकोलॉजी शब्द है वो साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। साइकोलॉजी ये जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, साइक प्लस लोगास। जो ये साइक है, इस साइक का मतलब होता है आत्मा, और लोगास का मतलब होता है विज्ञान या अध्ययन करना या व्यवहार करना। सॉरी, व्यवहार नहीं होता है, इसका मतलब होता है अध्ययन करना। तो जो आत्मा का अध्ययन करना होता है इसको ही बोलते हैं साइकोलॉजी। तो इसमें साइको का मतलब होता है वो होता है आत्मा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, इसका राइट आंसर है आत्मा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत एक मूर्ति नहीं, ये मूर्त संज्ञानात्मक बालक में नहीं होगा। क्वेश्चंस को आप पहले ध्यान से पढ़ लीजिए कि क्वेश्चंस पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं होगा। संरक्षण, उत्क्रमणीयता, अहम केंद्रवाद, वस्तु स्थायित्व। तो देखिए इस क्वेश्चन में देखो मेरे को थोड़ा डाउट सा लग रहा है, लेकिन अगर मैं इसको, सॉरी डाउट क्यों, इसमें ये जा रहा अहम केंद्रवाद। हाँ, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अहम केंद्रवाद। क्योंकि जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है ये अवस्था लगभग 7 वर्ष से 7 या 11 वर्ष या 12 वर्ष से प्लस पे जाती है। तो इस अवस्था में बालक में संरक्षण आ जाएगा, उत्क्रमणीयता आ जाएगी, वस्तु स्थायित्व उसके अंदर आ जाएगा। यानी कि वो चीज़ों को सामने देख कर भी उसको, और वो जब वो सामने नहीं रहती है तब भी उन चीज़ों को मानता है कि वो चीज़ें नहीं होती है, तो उसको बोलते हैं वस्तु स्थायित्व। तो ये भी उसमें होता है, उत्क्रमणता भी होती है, संरक्षण भी होता है। लेकिन जो अहम केंद्रवाद होता है ये होता है बालक में प्राक संक्रियात्मक अवस्था पर, जब वो सोचता है कि उसके अलावा दूसरों का जो प्रतीकात्मक दृष्टिकोण होता है उसको वो समझ नहीं पाता है, तो वो खुद पर ही केंद्रित होता है। तो इसको बोलते हैं आत्म केंद्रवाद। तो ये जो होगा ये नहीं होगा उसमें, जीन पियाजे के सिद्धांत में अहम केंद्रवाद इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि आवश्यकता से अधिक लगातार खाते रहने की स्थिति क्या कहलाती है। ऑप्शंस देखते हैं, डाउन सिंड्रोम, बिंजो ईटिंग, डिस्मोर्फिया या ADHD। तो ये जो डाउन सिंड्रोम होता है ये सिंड्रोम, मैंने ऊपर एक क्वेश्चन भी आया था लास्ट में पहली वाली क्लास में जब मैंने पढ़ाया था, ये होता है 21वें गुणसूत्र में। 21वें गुणसूत्र की जब त्रिगुणसूत्रता हो जाती है, त्रिगुणसूत्रता, तब होता है, ये होता है डाउन सिंड्रोम। डिस्मोर्फिया ये होता है जब स्वयं को बहुत ज़्यादा सुंदर मानने लग जाते हैं अपने आप को, तो ये होता है डिस्मोर्फिया। और ADHD होता है ये एक जो, ये भी एक डिसऑर्डर है जिसमें जिसको भी ये होता है वो फोकस नहीं कर पाता है, किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाता है, अपने अवधान को केंद्रित नहीं कर पाता है। यानी कि किसी चीज़ को बारे में एक केंद्र बिंदु रखकर वो उससे नहीं सोच सकता है, तो ये वो हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है बिंज ईटिंग। ये जो डिसऑर्डर है इस डिसऑर्डर में लगातार खाने की स्थिति बन जाती है जिससे कि बहुत से लोगों का शरीर बड़ा हो जाता है, मतलब पेट निकाल आता है। तो ये वो जो उनमें डिसऑर्डर होता है वो होता है बिंज ईटिंग। इसका राइट आंसर होगा बी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, विकास का सिद्धांत है विशिष्ट से सामान्य, एकीकरण का अभाव, व्यक्तिगत भिन्नता, पैर से सिर। तो जो विकास का सिद्धांत है, विकास का इसमें एक सिद्धांत है व्यक्तिगत भिन्नता। यानी कि विशिष्ट से सामान्य नहीं होता है, विकास का सिद्धांत जो होता है वो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बालक में पहले सामान्य विकास होगा उसके बाद विशिष्ट विकास होगा। जैसे कि बालक जो होगा वो पहले गर्दन उठाएगा, हाथ पैर उठाएगा, फिर धीरे धीरे बैठेगा, फिर खड़ा होगा, फिर हाथ पकड़ के चलेगा। यानी कि वो पहले सामान्य क्रिया करेगा, उसके बाद एक विशिष्ट क्रिया करेगा, फिर उसके बाद वो चलने लग जाएगा, दौड़ने लग जाएगा, भागने लग जाएगा। एकीकरण का अभाव ये नहीं होता है क्योंकि इसमें एक एकीकरण का अभाव नहीं होता है। व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, यानी कि विकास हर किसी में होता है लेकिन हर किसी में सेपरेटली होता है। यानी कि दो बालकों में विकास अलग अलग दर से और अलग अलग गति से होता है, तो ये व्यक्तिगत भिन्नता इसमें पाई जाती है। पैर से सिर की ओर नहीं होता है, ये विकास होता है सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर, जिसको सिफेलोकोडल भी बोलते हैं। और ये जो विकास यहाँ पे लिखा रहा है ये प्रोक्सिमोकोडल, यानी कि पैर से केंद्र से परिधि को जिसको भी बोलते हैं, ये गलत है, ये राइट है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की भाषा कौशल के संदर्भ में सत्य कथन है।
भाषा कौशल के संदर्भ में सत्य कथन है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है कि भाषा कौशल के संदर्भ में सत्य कथन है, ये यहाँ पे पहले मार्क कर देना है कि क्वेश्चन सत्य है या असत्य है। तो ऑप्शन देखते हैं कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना को ही भाषा के 4 मुख्य कौशलों से अधिकृत किया जाता है। भाषा के विभिन्न कौशल भाषा की मूर्त या प्रत्यक्ष रूप हैं। भाषा कौशल की दक्षता प्रदान करना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। ग्रहण पक्ष के अंतर्गत सुनना और लिखना कौशल शामिल है। तो देखते हैं, जो भाषा कौशल है, भाषा के 4 कौशल हैं, लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, जिसका एक क्रम निश्चित किया गया LSRW, लिसन, स्पीक, राइट एंड रीडिंग। ये जो क्रम है यही क्रम रहता है। तो इसके अंतर्गत आता है एक तो सुनना, ये रहा, बोलना, स्पीक, ये रहा, रीडिंग पढ़ना, ये रहा, और राइटिंग लिखना, ये रहा। तो ये 4 मुख्य कौशल, यानी कि ये वाला आंसर राइट है। क्वेश्चन पूछा था सत्य कथन है। इसमें मेरे को थोड़ी मिस्टेक लग रही है। भाषा कौशल मूर्त प्रत्यक्ष रूप है। भाषा कौशल दक्षता प्रदान करने वाली भाषा मुख्य उद्देश्य। भाषा विभिन्न कौशलों की मूर्त या प्रत्यक्ष रूप है। ग्रहण पक्ष में सुनना और लिखना, सॉरी मिसटाइप हो गया ऑप्शन में, सॉरी इसमें एक थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई थी। ये जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है असत्य पूछ रहा है, माफ़ कीजिएगा, असत्य। इसमें असत्य कूट का चयन करना है। तो जैसे कि अभी मैंने पहले बताया था कि जो भाषा कौशल है वो 4 कौशल आते हैं भाषा में, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये इसके 4 मुख्य कौशल है। भाषा के विभिन्न कौशल भाषा के मूर्त या प्रत्यक्ष रूप है। ये सही बात है कि जो भाषा के जो 4 कौशल अपन ने बताए थे, ये मूर्त भी है और प्रत्यक्ष भी है। अपन प्रत्यक्ष बोलते हैं, प्रत्यक्ष सुनते हैं, प्रत्यक्ष पढ़ते हैं, प्रत्यक्ष लिखते हैं। भाषा कौशल की दक्षता प्रदान करना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि भाषा कौशल की दक्षता, यानी कि बच्चों को भाषा बहुत अच्छी तरह से सिखाया जाए, उनका जो भाषा कौशल है उसमें वो दक्षता प्रदान करे, दक्षता हासिल करे। तो भाषा कौशल का मुख्य उद्देश्य है। अब चौथा ऑप्शन कह रहा है कि ग्रहण पक्ष जो होता है, यानी कि जिससे अपन ग्रहण करते हैं, यानी कि अपन सीखते हैं। तो अपन किस से सीखते हैं? सुनने से सीखते हैं और लिखने से सीखते हैं। तो सुनने से तो सीखते हैं लेकिन लिखने से अपन सीखते नहीं। ये ग्रहण पक्ष नहीं है, ये ग्रहण पक्ष नहीं है, ये दाता पक्ष है, यानी कि इससे अपन लिख करके अपने विचारों को प्रदान करते हैं, न कि अपन ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे जो ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा और ओनली ये सही हो जाएगा। ये मतलब कि 1 मिनट, ये ऑप्शन सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, और अपन को गलत ही ढूंढना था। तो केवल जो 4 वाला ऑप्शन केवल डी में है, तो ये ऑप्शन राइट होगा, यानी कि 17वें ऑप्शन में डी वाला राइट है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि बालकों के विकास के बारे में निम्नलिखित विकल्पों से कौन सा सही नहीं है। विकास के बारे में कौन सा सही नहीं है? विकास की प्रक्रिया जन्म से मृत्यु तक चलती है। विकास आनुवंशिकता एवं वातावरण के परस्पर अंतःक्रिया का प्रतिफल है। विकास एक सुव्यवस्थित प्रतिफल है। विभिन्न बालकों में विकास की दर भिन्न भिन्न होती है जबकि विकास की गति समान होती है। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा विकल्प गलत है। तो ऑप्शंस देखते हैं कि विकास की जो प्रक्रिया है वो जन्म से मृत्यु तक चलती है, तो बिल्कुल सही है। ऊपर अब शायद ही मैंने पिछली क्लास में बताया होगा, मेरे को भी ध्यान नहीं रहा, कि जो विकास के सिद्धांत बताए थे मैंने बहुत सारे, तो उसमें एक सिद्धांत आता है सतत विकास का सिद्धांत। सतत विकास का सिद्धांत है जो, वो सिद्धांत ये कहता है कि जो विकास है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है, यानी कि आजीवन विकास चलेगा। तो ये हो गया सतत विकास का सिद्धांत, यानी कि ये विकास, ये ऑप्शन राइट है। यानी इसके अपन को ढूंढना है इसमें गलत कौन सा है। विकास जो होता है आनुवंशिकता और वातावरण का परस्पर अंतःक्रिया का प्रतिफल है, बिल्कुल सही है। जो विकास होता है, जो वुडवर्थ ने एक बात बताई थी, वुडवर्थ के अनुसार जो विकास होता है, सॉरी इसको काट दो, यानी कि जो विकास है ये होता है वातावरण इनटू अनुवांशिकता, वंशक्रम जिसको बोलते हैं अनुवांशिकता। तो इन दोनों की अंतःक्रिया से ही विकास होगा, और अगर इनमें से कोई एक 0 हो गई तो विकास 0 हो जाएगा, यानी कि विकास नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर इंटू का चिन्ह हुआ, प्लस का नहीं। तो इन दोनों की अंतःक्रिया का जो प्रतिफल है वो विकास है। तो
ये ऑप्शन कह रहा है कि जो विकास है वो आनुवंशिकता और वातावरण का परस्पर अंतर क्रिया है, तो ये भी सही है। विकास एक सुव्यवस्थित प्रतिफल है, बिल्कुल सुव्यवस्थित है, क्योंकि इसमें हर चीज़ की एक तरह से व्यवस्था होती है, यानी कि जैसे कि ये विकास हुआ तो इसमें हर चीज़ एक व्यवस्थित क्रम में जुड़ी हुई है कि पहले बालक शिशुम आएगा, फिर बाल्याम आएगा, फिर किशोरम आएगा, फिर वयस्कम आएगा, फिर प्रौढ़म आएगा, फिर वृद्धा, फिर धीरे धीरे करके ये इसकी एक व्यवस्था बनी हुई है, तो एक सुव्यवस्थित प्रतिफल है। चौथा ऑप्शन ये कह रहा है सॉरी चौथा ऑप्शन ये कह रहा है कि बालकों में विकास की दर भिन्न होती है और विकास की गति समान होती है। यहाँ पे गलत ऑप्शन पड़ गया, क्योंकि जो विकास की दर होती है, दर तो सभी में सेम होती है, लेकिन विकास की गति समान नहीं होती, क्योंकि विकास अभी मैं आपको बताऊं, जैसे कि विकास है तो शिशुओं में विकास बहुत तीव्र होगा, बहुत सभी चीज़ का विकास बहुत तीव्र होता है, लेकिन बाल्यावस्था में आते आते विकास की गति बहुत कम हो जाती है, यानी कि गति समान नहीं रहती। किशोर अवस्था में वापस से उसकी गति बढ़ जाती है, तो गति तो समान नहीं होती, लेकिन उसकी जो दर होती है कि पहले बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, ये जो दर होती है ये भिन्न भिन्न नहीं होती है, ये समान होती है, और जो गति होती है वो समान नहीं होती। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन चौथा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 कह रहा है कि एक बालक के जीवन की शुरुआत कितनी कोशिकाओं से होती है। ये क्वेश्चन शायद लास्ट किसी एग्जाम में आया था, मैंने देखा था कि बालक के जीवन की शुरुआत कितनी कोशिकाओं से होती है। 1 2 3 बहुकोशिका बालक के जीवन की शुरुआत होती है वो एक कोशिका से होती है। जैसे जनन के समय मादा से आता है एक अंडाणु, पुरुष से आता है एक शुक्राणु। इन दोनों कोशिकाओं ये कोशिकाएं जो होती है ये होती है अर्ध, यानी कि होती है आदि। इनमें 23 गुणसूत्र होते हैं, 23 गुणसूत्र, यानी कि 23 शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होते हैं, अंडाणु में 23 + 23, और इन दोनों के मिलने से बनता है 46 गुणसूत्र का एक कोशिका बनती है, जिसको बोलते हैं युग्मनज। युग्मनज ये आपको हिंदी में समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसको इंग्लिश में बोलते हैं जायगोट। जायगोट यानी कि ये जो कोशिका होती है, इस एक कोशिका से ही पूरे मनुष्य का, पूरे बालक का, एक पूरे मनुष्य का जो भी बोलो उसका निर्माण होता है इस एक कोशिका से। क्योंकि कोशिका आगे जाकर दो भागों में टूटेगी, फिर 4 में टूटेगी, फिर 6 में टूटेगी, फिर 8 में टूटेगी, फिर 32, इस तरह से करती करती विभाजित होती होती अलग अलग अवस्थाओं से गुजरेगी, फिर भ्रूण बनेगी, फिर भ्रूण बनने के बाद इसका सर बनेगा, फिर हाथ बनेगा, फिर बने। तो इन सब की शुरुआत है वो केवल एक कोशिका से ही होती है, और वो होता है जायगोट, यानी कि युग्मनज। तो इसका राइट आंसर होगा एक कोशिका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। विकास की किस अवस्था को कोल ब्रुश ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। तो विकास की किस अवस्था को कोल ब्रुश ने संवेगात्मक विकास की अनोखा काल कहा है। ऑप्शन है बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो इन्होंने जो संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है वो कहा है किशोरावस्था को। सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने जल्दबाजी में किशोरावस्था बता दिया, लेकिन ये किशोरावस्था नहीं है। जो कोल ब्रुश ने संवेगात्मक विकास का जो अनोखा काल बताया था, ये अनोखा काल बताया था बाल्यावस्था को। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, मेरे को जल्दबाजी में याद नहीं रहा। किशोरावस्था को तो उन्होंने कुछ और ही नाम दिए थे, कुछ बहुत सारे साइंटिस्ट थे, जैसे कि उन्होंने नाम दिए थे, किलपेट ने दिया था जीवन का कठिन काल दिया था, रोस ने शेषावस्था की पुनरावृत्ति बताई थी, कोल सैनिक ने किशोर को बड़ों को अपनी मार की बाधा समझते ये कुछ बताया था, वो उसकी वजह से मेरे को ध्यान में रह गया। ये अनोखा काल है, ये बाल्यावस्था को बताया था। 20 ऑप्शन का राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, ये कथन किसने दिया था। गेसेल, हर्लॉग, मेरिडिथ और डगलस वे होलैंड। तो जैसे कि आपने बाल विकास का विकास में वो एक सिद्धांत या फिर एक परिभाषा पढ़ी होगी हर्लॉग मैडम की, जहाँ पर श्रीमती हर्लॉग ने बताया था कि जो बालक जब बाल्यावस्था तक पहुँचता है तो उसके दांत टूटते हैं, उन दांतों की जगह नए दांत आते हैं, यानी कि कुछ नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, वो होती है बाल्यावस्था में। तो ये जो परिभाषा दी थी वो हर्लॉग मैडम ने दी थी। इसका राइट आंसर है आंसर भी। इन्होंने बताया था कि कुछ नई विशेषताएं भी प्रकट होती है परिणाम स्वरूप विकास के। क्वेश्चन नंबर 22 है, विकास वंशक्रम के बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया था, यानी कि बीज कोश की निरंतरता। गाल्टन, बीजमैन, मेंडल, लेमार्क। तो जो बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत है वो बीजमैन ने दिया था।
इन्होंने बताया था कि इन्होंने ये बताया था कि जो जीन होते हैं, सॉरी, जो जीन होते हैं, ये जो जीन होते हैं ये वंशक्रम, यानी कि जो जीन होते हैं, ये जो विशेषताएं होती है किसी जीव की, उनके वाहक होते हैं ये जीन। ये आगे की ओर बढ़ते रहते हैं, भले अगर आप शरीर में कुछ बदलाव कर देंगे तो, लेकिन उन जीन्स में आप बदलाव नहीं कर सकते, वो जीन परस्पर चलते ही रहते हैं। तो इसकी जो निरंतरता होती है और ये होती है बीज कोश, इसको बोलते हैं बीज कोश। तो ये जो परस्पर निरंतरता होती है ये लगातार बढ़ती रहती है, इसी को बोलते हैं बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत। ये बीज मैंने दिया था, और जो गाल्टन थे इन्होंने दिया था सांख्यिकी का सिद्धांत दिया था, सांख्यिकी, जिसमें इन्होंने बताया था कि जो जीन्स होते हैं, अब जैसे कि अगर इनका सिद्धांत मैं आपको समझाऊं तो इन्होंने यूँ बताया था कि जैसे कि एक बालक के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि ये 46 बटे होते हैं, 23 माता से, 23 पिता से। लेकिन माता के जो अंदर ये 23 गुणसूत्र है, ये 23 गुणसूत्र बटे होते हैं 23, सॉरी, ये जो 23 होते हैं, इसके जो 50 ये बन जाते हैं 50%, यहाँ पे 50, यहाँ पे 50, यहाँ पे। लेकिन ये जो 50% जीन है, ये इसके 50% आते हैं नाना से, इसके 50% नाना से, इसके 50% नानी से, और अपने पिता से जो 23 गुणसूत्र मिले, यानी कि जो 50% गुणसूत्र मिले, ये 50% आए थे दादी से 50%, और ये गुणसूत्र आए थे दादा से 50%। इसी तरह ये क्रम चलता रहता है, ये 50% इनका, ये 50 इनका, ये 50 इनका, ये 50 इनका। तो यहाँ पर आते आते एक बहुत बड़ी चेन बन जाती है। तो ये जो सिद्धांत दिया था, ये जो नियम था, ये दिया था गाल्टन ने। इनके अनुसार ये होता है कि जो आप में जो लक्षण है वो केवल अपने माता और पिता के ही नहीं है, आपके अंदर आपके जितने भी ब्लड लाइन थी आपकी, जो आपके पूर्वज थे, वो पूरी शाखा थी, उन सभी का एक निचोड़ है, उन सभी का एक हिस्सा है। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि गाँव में, या फिर अक्सर गाँव में, या फिर आपको कभी किसी ने बोला होगा कि ये तो पता नहीं किस पर चला गया, हम में से जैसा कोई भी नहीं है। तो वो आप में से कोई भी नहीं, लेकिन आपके अंदर जो लक्षण है वो आपके पूर्वजों के लक्षण है। कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो बाद में प्रभावी हो जाते हैं। तो उन्होंने बताया था गाल्टन ने, बीच में ने ये सिद्धांत बताया था। मेंडल ने बताया था कि जो लक्षण होते हैं वो माँ बाप में वो आगे संक्रमण होते हैं, पर एक दो पीढ़ी के बाद में वो लक्षण सेपरेट भी हो जाते हैं। इसके सिद्धांत भी आएंगे जो आगे मैं बताऊंगा। लेमार्क ने बताया था अनुकूलता का सिद्धांत, यानी कि प्रकृति में अगर कोई चेंजेस हुआ, प्रकृति में अगर कोई परिवर्तन हुआ, तो उसमें जो जीव रहेंगे, उसमें जो जीवन रहेगा, वो जीवन उसके हिसाब से ढल जाएगा। अगर नहीं ढला तो प्रकृति का शिकार बन जाएगा, वो उसमें समायोजन नहीं करेगा तो वो मर जाएगा। लेकिन अगर उसके अनुसार वो ढल गया तो प्रकृति में उससे वो अनुकूलन कर लेगा और उसके अंदर वो जिंदा रह जाएगा। कुल मिला के बात यह है कि जिसमें दम है वही जिंदा रहेगा। प्रकृति सभी को अनुकूलन का एक मौका देती है। इसका राइट आंसर है बीच में। क्वेश्चन नंबर 23वां क्वेश्चन बोलता है कि विकास के सेफेलोपोडल दिशा सिद्धांत के अनुसार विकास होता है। सेफेलोपोडल, इस चीज़ का मतलब आपको याद होना चाहिए कि विकास की जो दिशा होती है वो दो दिशा होती है, एक तो सेफेलोपोडल और एक प्रोक्सिमोकोडल। सेफेलोपोडल जो होती है वो होती है सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर, और प्रोक्सिमोकोडल जो होती है वो होती है पैर से या केंद्र से परिधि की ओर। तो इसने पूछा सेफेलोपोडल वो होती है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये केंद्र से परिधि की ओर होता है। जो प्रोक्सिमोकोडल होता है मैंने आपको बताया था, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये सब कुछ भी होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। हाँ, एक बात और मैं आपको अभी मेरे को ध्यान में आई कि विकास जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। आपने आप पहले क्वेश्चन में पढ़ा था, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। लेकिन जो नैतिक विकास होता है ये एकमात्र ऐसा विकास है जो विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। क्योंकि जब बालक होता है वो बचपन में सभी को देख के पापा बोलता है कि हाँ पापा, हाँ मम्मी, हाँ दादा, हाँ ताई, हाँ बहन, जो भी है वो सभी को देख के बोलता है, यानी कि वो एक विशिष्ट क्रिया कर रहा है। लेकिन जब वो बड़ा होता है उसमें नैतिक गुण बनते हैं, वो उसको इतनी समझ आ जाती है कि किसको पापा बोलना है, किसको दादा बोलना है, किसको भाई बोलना है, किसको बहन बोलना है, वो उसके लिए वो एक सामान्य प्रक्रिया बन जाती है। तो जो नैतिक विकास होता है ये एकमात्र ऐसा विकास है जो विशिष्ट से सामान्य की ओर चलेगा। इसलिए ये विकास को आप थोड़ा सा ध्यान में रख लें। तो इसका राइट आंसर होगा सर से पैर की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर सर से पैर की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार शेषावस्था की मनोसामाजिक अवस्था
विश्वास बनाम अविश्वास की है, यानी कि विश्वास बनाम अविश्वास, ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा अगर आपको ध्यान हो तो। इसके ऑप्शन देखते हैं, पियाजे, एरिक्सन, फ्रायड, थर्नडाइक। तो जैसे जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? जीन पियाजे ने दिया था संज्ञानात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, जिसमें उन्होंने बताया था कि बालक किस तरह से वातावरण से, परिवार से कैसे ज्ञान ग्रहण करता है। फ्रायड ने दिया था मनोसामाजिक सिद्धांत, सिगमंड फ्रायड, जिसमें उन्होंने चेतन, अचेतन, अर्धचेतन के वगैरह बताया था। थॉर्नडाइक ने अधिगम में अपना योगदान दिया था, जिसमें उन्होंने बहुत सारे नियम दिए थे। एरिक्सन जो था, इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत में इन्होंने 8 अवस्थाएं बताई थी, जिसमें से एक अवस्था है विश्वास बनाम अविश्वास, यानी कि ऐसी अवस्था जिसमें बालक को विश्वास और अविश्वास के बीच में द्वंद्व रहता है। यानी कि विश्वास और अविश्वास में द्वंद्व ऐसे रहता है कि अगर उसे कोई प्यार मिलेगा तो वो विश्वास करेगा, अगर उसको प्यार नहीं मिलेगा, उसको सही से ट्रीट नहीं किया जाएगा तो उसमें अविश्वास होगा। यानी कि इसकी जो मूल प्रवृत्ति होगी, जो मूल मूल्य विकसित होगा, वो होगी आशा। यानी कि अगर उसे अच्छा प्यार मिला तो वो एक आशावादी बनेगा, आगे जाकर वो आशा मूल्य उसमें बढ़ेंगे, सांस्कृतिक मूल्य उसमें बढ़ेंगे, धर्म सांस्कृतिक प्रति उसमें आस्था बढ़ेगी। लेकिन अगर उसको अविश्वास मिला, यानी कि उसको ट्रीट अच्छी तरह से नहीं किया गया, तो वो निराशावादी बनेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये बताई थी एरिक्सन ने। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है एरिक्सन। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है। भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम। तो पहले एक क्वेश्चन आया था जिसमें अपन ने 4 ऑप्शंस देखे थे, जिसमें से चौथा ऑप्शन गलत था। उसमें जो फर्स्ट ऑप्शन था, वो फर्स्ट ऑप्शन में मैंने आपको भाषा कौशल के जो क्रम थे जो वो बताया था, और वो था LSRW, यानी कि लिखना, बोलना, लिखना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सॉरी, ये एल का मतलब होता है लिसन, यानी कि सुनना, स्पीक यानी कि बोलना, रीड मतलब कि पढ़ना, और राइट मतलब कि लिखना। यानी कि सुनना ये एल, ये स्पीक, ये रीड, ये राइट, यानी कि इसका तीसरा ऑप्शन राइट हो गया। पढ़ना पहले पढ़ा नहीं जाता, पहले सुना जाता है। बालक पहले सुनेगा, उसके बाद में बोलेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, जो भी करेगा वो पहले करेगा। तो पहले वो सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर वो पढ़ेगा, फिर लिखेगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसमें राइट है 25 क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 26 है कि मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान बताने वाले मनोवैज्ञानिक थे। तो चेतना का विज्ञान बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे विलियम जेम्स। पंपोलोजी थे, ये इन्होंने बताया था मन का विज्ञान, और इन्होंने इसका ही समर्थन किया था कि जो साइकोलॉजी है, जो मनोविज्ञान है, वो मन का विज्ञान है। जिसमें और जो चेतना का विज्ञान है, जिसमें विलियम जेम्स ने समर्थन दिया था। इनके साथ साथ और भी बहुत सारे वैज्ञानिक थे, जिसमें एक तो विलियम वुंट थे। विलियम वुंट के बाद में इसमें जेम्स सली थे, जेम्स सली, इसमें टिचनर थे। ये सभी इस समर्थक थे चेतना के विज्ञान के। और वुडवर्थ की बात की जाए तो ये वुडवर्थ ने व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित थे, इनका संबंध है, जिन्होंने व्यवहार को बढ़ावा दिया था, इसलिए ये व्यवहारवादी भी वैज्ञानिक कहे जाते हैं। इन्होंने व्यवहार के संदर्भ में बहुत सारी परिभाषाएं दी थी, जैसे मनोविज्ञान को सर्वप्रथम आत्मा को त्यागा, फिर मन को त्यागा, फिर चेतना को त्यागा, वर्तमान में व्यवहार रूप में अपना लिया। तो ये जो बात है ये वुडवर्थ ने बताई थी। तो पंपोलॉजी ये तो हुए मन का, सॉरी इसको थोड़ी साफ कर लो। पंपोलॉजी ने बताया था मन का विज्ञान, इन्होंने बताया मन का विज्ञान, इन्होंने बताया चेतना का विज्ञान, इन्होंने बताया व्यवहार। इससे पहले था आत्मा, सबसे पहले था आत्मा का विज्ञान, और इसको बताया था पहले प्लेटो ने। प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट थे। और इसकी आलोचना बहुत सारे लोगों ने करी थी, जिसमें एक नाम आता है रोस। इन्होंने आत्मा को एक आध्यात्मिक और धार्मिक कल्पना के विषय के बारे में बताया था कि जो ये आत्मा है ये एक आध्यात्मिक चीज़ है, ये एक धार्मिक चीज़ है और एक काल्पनिक चीज़ है, इसको साइकोलॉजी से ना जोड़े, तो इसलिए इन्होंने आलोचना करी थी। तो इसका राइट आंसर है वो होगा विलियम जेम्स। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, एक बालक अपने पिता से डरकर नैतिकता का प्रदर्शन करता है। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था है? यानी कि जो वो बालक है वो नैतिकता का जो प्रदर्शन है वो कब कर रहा है? जब उसे डर लग रहा है। यानी कि उसे डर है कि अगर मैं
कि अगर मैं नैतिकता का प्रदर्शन नहीं करूँगा तो या तो मुझे दंड मिलेगा या मुझे सॉरी या तो क्या उसको दंड मिलेगा, उसको डर है तो डर इस बात का है कि उसे दंड मिलेगा। तो कोलबाग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में कुछ स्टेज बताए थे। उस स्टेज में जो फर्स्ट स्टेज था वो फर्स्ट स्टेज में फर्स्ट स्टेज जो थी प्री कन्वेंशनल स्टेज, यानी कि पूर्व परंपरागत, पूर्व रूढ़िगत, पूर्व औपचारिक। इस अवस्था में भी और दो अवस्थाएं आती है, जिसमें पहली अवस्था आती है आज्ञा पालन, आज्ञा पालन या दंड अवस्था जिसको भी बोलते हैं। इस अवस्था में बच्चा जो होता है उसकी उम्र होती है 0 से 2 4 के समथिंग की इसकी उम्र होती है, यानी कि 4 से 10 के बीच में होता है, जिसमें नैतिकता का अभाव होता है। और इसकी उम्र 0 से 4 या 0 से 2 3 के समथिंग होती है, मेरे को अभी कंफर्म याद नहीं आ रही है। तो उस स्टेज में जो बालक होता है वो नैतिकता तभी बताएगा जब उससे डर होगा या वो उसको दंड मिलने का भय होगा और या वो उस आज्ञा का पालन करेगा। तो जो ये अवस्था है वो अवस्था है रूढ़ी पूर्व अवस्था, यानी कि यही वो अवस्था है जो मैंने आपको अभी पहले बताई थी। उन्होंने जो अवस्थाएं बताई थी प्री कन्वेंशनल स्टेज, उसको इंग्लिश में बोलते हैं परंपरागत अवस्था, इसको बोलते हैं पूर्व परंपरागत, सॉरी अरे पूर्व परंपरागत, पूर्व परंपरागत, रूढ़ी पूर्व तो ये लिखा रहा है, पूर्व औपचारिक, पूर्व औपचारिक अवस्था। तो ये जो अवस्था होती है इसी अवस्था के अंदर बालक नैतिकता का प्रदर्शन आज्ञा से और दंड की अवस्था से करता है, डर के भय से करता है। परंपरागत स्तर जो होता है जिसमें बालक लगभग समझदार हो जाता है, कन्वेंशनल स्टेज होती है, यानी कि वो 10 से 13 वर्ष के बीच में पहुंच जाता है, इसकी अवस्था होती है 10 से 13। उत्तर औपचारिक अवस्था इसको बोलते हैं उत्तर परंपरागत, जिसमें बालक 13 प्लस हो जाता है, यानी कि वो किशोर हो जाता है, जिसमें उसको पता चल जाता है कि नैतिकता सार्वभौमिक है, यानी कि सभी के साथ नैतिक व्यवहार करना है। 70 से का राइट आंसर होगा रूढ़ी पूर्व अवस्था। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। एक बालक चिड़ियाघर में जाकर ऊंट को देखकर उसे घोड़ा बोलता है। निम्न में से अनुकूलन की कौन सी प्रक्रिया है या कौन सी क्रिया है? समावेशीकरण, समायोजन, संतुलिनीकरण। चलिए इसमें चौथा ऑप्शन रहना भूल गया। चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, नॉट। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। इसका पहला ऑप्शन है समावेशीकरण यानी कि एसिमिलेशन। इसका दूसरा नाम है आत्मसातीकरण, आत्मसातीकरण। इसके अन्य नाम लिख देता हूँ। आत्म आत्म सॉरी आत्मसातीकरण नहीं, आत्मीकरण इसको बोलते हैं, आत्मीकरण। इसका मतलब ये होता है कि बालक में जब कोई स्कीमा पहले से विद्यमान है उस चीज को, मतलब पूर्व ज्ञान में जो नवीन ज्ञान होता है उसको वो विचार जोड़ के सीखता है, यानी कि उसको पहले पता था कि घोड़ा कैसे होता है। घोड़े के 4 पैर होते हैं, एक ऊंचा टाइप जैसा होता है जिसकी एक गर्दन होती है। तो उसके पास ये एक पूर्व ज्ञान है कि 4 पैर, एक 5 फीट का कद और एक गर्दन और एक पूंछ, ये घोड़ा है। जब उसने ऊँट को देखा तो ऊँट के में कुछ परिवर्तन है, उसके कुबड़ है, उसके पैर लंबे हैं, उसकी गर्दन लंबी है, उसकी पूंछ छोटी सी है, मुंह बड़ा सा है। तो जब उसने ये नए लक्षण देखे, ये नए लक्षण को उन्होंने अपने पुराने जो घोड़ा के जो स्कीमा था उसमें उन्होंने जोड़ दिए। तो नए ज्ञान में पुराने ज्ञान को जोड़ना ये कहलाता है समावेशीकरण, आत्मीकरण, एकोमन एसिमिलेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। इंग्लिश नाम बहुत ज़रूरी है याद रखने के लिए, क्योंकि हिंदी में वो उपनाम कुछ भी दे सकता है। अब जैसे कि आत्मीकरण का उपनाम समावेशीकरण है, इसकी जगह कुछ और भी दे सकता है, लेकिन अगर आपको इंग्लिश नेम याद है कि एसिमिलेशन का मतलब ये होता है तो आप इसका आंसर आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो इसके अंतर्गत ये बताया था कि पुराने ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़कर प्रकट करना, यानी कि उसको पता था कि घोड़ा कैसा होता है, 4 पैर, और ऊँट कैसा होता है। तो उसने ऊँट को देखकर उसे घोड़ा बोला, यानी कि उसको पुराने ज्ञान में उसने नए ज्ञान को जोड़ दिया। तो ये होता है समावेशीकरण, इसका राइट आंसर हो गया। समायोजन की बात करें तो समायोजन का मतलब ये होता है कि जब उसने बोला कि देखो मम्मी ऊँट, या देखो पापा घोड़े जैसा ऊँट, या घोड़े वाला ऊँट, या ऊँट के जैसा घोड़ा, जो भी उसने बोला, उसने यूँ बोला कि कुबड़ वाला ऊँट। लेकिन जब उसने उसके पापा ने, उसके गार्डियंस तो उसके साथ था, उसने बताया कि बेटा ये कुबड़ वाला घोड़ा नहीं है, इसको ऊँट बोलते हैं, जिसके कुबड़ होती है, 4 लंबे लंबे पैर होते हैं और एक गर्दन होती है,
एक पूंछ होती है। उसको बताया कि ये एक ऊँट है, तो उसने अपना एक जो पहले ज्ञान था कि एक घोड़ा था, उस घोड़े में कुबड़ लगा दी उसने, फिर उसने उसका समायोजन कर लिया, उसने एकोमोडेशन कर लिया, उसने समायोजन कर लिया कि ये घोड़ा अलग होता है और ये ऊँट अलग होता है, यानी कि दोनों सेपरेट चीज़ें होती है। उसको पता चल गया कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती है, यानी कि उसने एक समायोजन बना लिया। अब उसको पता है कि वो जब भी घोड़े को देखती है तो वो बोलती है घोड़ा, और जब भी ऊँट को देखती है वो बोलती है ऊँट। तो ये चीज़ फिर अब कहलाती है संतुलीकरण, यानी कि उसने उन दोनों के बीच में संतुलन स्थापित कर लिया कि घोड़ा कौन होता है और ऊँट कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर है समावेशीकरण, यानी कि पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना, समायोजन की दोनों ज्ञान के बीच में समायोजन कर लेना कि ऊँट क्या है घोड़ा क्या है, और संतुलीकरण यानी कि ऊँट और घोड़े के बीच में फर्क पता चल गया, उसको संतुलन बैठा लिया कि घोड़ा क्या होता है ऊँट क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा समावेशीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। एक बालक बारिश होते समय बोलता है कि बादल रो रहे हैं, निम्न में से किसका उदाहरण है? बोलता है कि बादल, बारिश होते समय बोलता है कि बादल रो रहे हैं। क्वेश्चन देखते हैं, आत्मकेंद्रिता, जीववाद, कलेक्टिव मोनोलॉज या आत्मकेंद्रित चिंतन। तो इसका देखते हैं कि पहला ऑप्शन है आत्मकेंद्रिता। आत्मकेंद्र का मतलब होता है ईगोसेटिज्म, यानी कि अपने आप को ही मानना कि मुझे किसी और से मतलब नहीं है, मेरे को बस मेरा ही सोचना है, यानी कि दूसरे का जो दृष्टिकोण होता है वो ना तो समझ पाता है और ना ही वो समझना चाहता है, जिसको बोलते हैं ईगो हर्ट, बोलते हैं कि मेरा ईगो हर्ट है, मेरे को ईगो है, उसको एटीट्यूड है, ये वो चीज़ होती है। जीववाद, इसको बोलते हैं एनिज्म, यानी कि निर्जीव वस्तुओं में भी सजीव के गुण उसको लगते हैं कि जैसे कि अभी क्वेश्चन में पूछा है कि बादल रो रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि बादल रोते हैं, उसको लगता है कि बादल रो रहे हैं, तो इस चीज़ को बोलते हैं जीववाद, एनिमलिज्म, सॉरी एनिमलिज्म। इसका राइट आंसर होगा जीववाद। तीसरा जो ऑप्शन है कलेक्टिव मोनोलॉज, इसका मतलब होता है स्वयं से बातें करना, स्वयं से बातें करना। आप देख रहे हैं कि जब छोटे बच्चे अकेले बैठे रहते हैं तो अपने आप कुछ बड़बड़ाते रहते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं कलेक्टिव मोनोलॉज, स्वयं से बातें करना। चौथा ऑप्शन है आत्मकेंद्रित चिंतन, यानी कि ऐसा चिंतन होता है जिसमें वो अपने आप को ही केंद्र में रखकर चिंतन करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा जीववाद। 29वें क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 30। जीन पियाजे की अवस्थाओं में से किस अवस्था में संरक्षण की समझ होती है? संरक्षण की समझ होती है। ज्ञानात्मक, संवेदनात्मक, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी अवस्था में संरक्षण की समझ होगी, तो पहले तो अपन को पता होना चाहिए कि संरक्षण का मतलब क्या होता है इस अवस्थाओं में। तो संरक्षण का इस अवस्थाओं में एक मतलब था, ये मतलब है कि जो बालक होते हैं उनमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यानी कि वातावरण में परिवर्तन, जो स्थिरता होती है उसको पहचानने के लिए, आकार, रंग में परिवर्तन हो रहे हैं, उस चीज़ों को पहचानने के लिए जो क्षमता विकसित होती है उसको संरक्षण कहते हैं। यानी कि लंबाई, वातावरण में जो परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन बालक समझ रहे हैं, इन सब चीज़ों को कौन सी अवस्था में होगा, तो संरक्षण का मतलब ये होता है। तो ये जो चीज़ें होती है ये होती है मूर्त संज्ञात्मक अवस्था में, जब बालक लगभग 12 वर्ष का हो जाता है, 12 वर्ष की उसकी औसत आयु हो जाती है, उस वक्त पर वो इन सब चीज़ों में सीख जाता है कि उसके आसपास स्थिति परिवर्तन हो रही है, वो चीज़ों को, दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करना सीख रहा है, और वातावरण में परिवर्तन करने की क्षमता उसमें आ रही है, जिससे कि ज्ञान देना, विकेंद्रण प्रारंभ व्यवहारिक बन पाता है, स्थानिक सोच बन जाती है। तो ये जो चीज़ें होती है ये होती है मूर्त संख्यात्मक अवस्था में। तो इसका राइट आंसर होगा सी। धन्यवाद। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आपको क्लास अगर पसंद आई हो, आपने अगर कुछ नया सीखा, तो प्लीज़ क्लास चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप अपने दोस्तों के साथ ज्वाइन कीजिए। मैं अभी यहाँ पर आपको, मैंने अभी सिर्फ बाल विकास के एमसीक्यूज अपलोड किए हैं, मैं भी आपको अधिगम के अधिगम की क्लास लाऊंगा कल। आज मैंने बाल विकास की अपलोड कर दी, कल अधिगम के क्वेश्चन अपलोड करूँगा 30। धन्यवाद। जय श्री राम।